औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू स्मार्ट स्टडीज़ एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, हम फर्स्ट ईयर के लेक्चर सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। जिस टॉपिक का नाम है बर्नौलीज़ इक्वेशन। स्टूडेंट्स, ये वो टॉपिक है जिसका बोर्ड में क्वेश्चन तकरीबन हर दफ़ा ही आता है, या बर्नौलीज़ इक्वेशन खुद आ जाती है, अगर बर्नौलीज़ इक्वेशन नहीं आएगी तो आने वाले टॉपिक्स जो हैं इसकी एप्लीकेशंस के वो आ जाते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप समझ लें कि 3 से 4 लेक्चर्स जो अगले हैं ये आपके पास बोर्ड के पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन में मस्ट आने वाला टॉपिक है। तो स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक को देखते हैं बर्नौलीज़ इक्वेशन को। तो बर्नौलीज़ इक्वेशन की मैंने एक बड़ी आसान सी डेफिनेशन लिखी, स्टेटमेंट लिखी। क्या स्टेटमेंट है? सम ऑफ प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल फ्लूइड रिमेन्स कांस्टेंट। कहते हैं आइडियल फ्लूइड है, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़े हुए आइडियल फ्लूइड क्या होता है, आप लोगों ने लास्ट लेक्चर को जाके लाजमी देखने। कहते हैं अगर आइडियल फ्लूइड है उसके ऊपर जितना प्रेशर है वो प्रेशर उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वॉल्यूम के हिसाब से पर यूनिट वॉल्यूम, और उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है पर यूनिट वॉल्यूम, आप जब उसको ऐड करते हैं तो वो हमेशा कांस्टेंट रहती है, वो चेंज नहीं होती। इसको बेटा कहा जाता है बर्नौलीज़ इक्वेशन। हम लोगों ने एक डायग्राम लेट की, एक पाइप है नॉन यूनिफॉर्म साइज का, एक तरफ से उसका साइज ज्यादा है, एक तरफ से साइज क्या कम है। सपोज हम ये करते हैं कि पानी जो है आपके पास इधर से उसके अंदर इन हो रहा है, ऐसे ऊपर जा रहा है। पानी कैसे आ रहा है? इधर से ऐसे। अब जब इधर से आ रहा है तो उसकी जो फोर्स है वो F1 है, एरिया A1 है, जो डिस्प्लेसमेंट जितनी जगह उसने ली है वो डेल्टा x1 है, और जो उसकी स्पीड है वो v1। इधर से आगे आया, पाइप जब नॉन यूनिफॉर्म वो दूसरे हिस्से में पहुंचा, उसका साइज बड़ा है तो उधर उसकी डिस्प्लेसमेंट चेंज हो जाएगी, वो हो जाएगी डेल्टा x2। आगे बेटा अब बाहर निकलेगा, तो बाहर आएगा तो स्पीड की डायरेक्शन किधर है? v2, और एरिया क्या है? A2। लेकिन जो इस चीज इसमें नोट करने वाली चीज है वो क्या है कि यहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन ऐसे है और यहाँ पे ऐसे है। वाई? क्योंकि बेटा जो पाइप है वो ओपन पाइप है। ओपन है तो इधर से भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, इधर से भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से जो फोर्स है वो हम कहेंगे वो बाहर से अंदर की तरफ है। हमने करना क्या है, हम लोग जब ये लिक्विड मूव कर रहे हैं, क्यों मूव कर रहे हैं? ड्यू टू फोर्स। फोर्स की वजह से जो कोई चीज मूव करे तो वो डिस्प्लेसमेंट कर रही है, इसका मतलब है तो उसे क्या बोला जाता है? वर्क। हम लोग क्या निकालेंगे इसका? वर्क। फिर बेटा जब वर्क कर रहा है तो देखिए एक सीधी मोशन कर रहा है, और जब आपके पास एनर्जी बॉडी जब मोशन करती है स्टेट, तो उसके अंदर जो एनर्जी होती है उसको क्या बोला जाता है? काइनेटिक एनर्जी। इसी तरह बेटा इधर से जब ये पाइप से ऊपर जाएगा पानी, तो एनर्जी ड्यू टू हाइट वो कौन सी होती है? पोटेंशियल एनर्जी। और हमें पता है वर्क जो बॉडी करती है वो हमेशा कितने का करती है? जितने उसके अंदर एनर्जीज होती हैं। कभी भी आप अपनी एनर्जी से ज्यादा वर्क नहीं कर सकते, तो हम कहेंगे वर्क इज इक्वल्स टू सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अब चलते हैं वर्क कैसे निकलेगा। अब क्योंकि दो हिस्से हैं तो हम निकालेंगे वर्क इज इक्वल्स टू वर्क 1 प्लस वर्क 2, एक साइड का वर्क और दूसरे साइड का वर्क। तो देखिए वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क इज इक्वल्स टू FD cos थीटा। अब F की जगह W1 है तो F1, और D की जगह डेल्टा x1 और cos थीटा। अब गौर से देखें, बॉडी ऐसे मूव कर रहे, पानी भी ऐसे मूव कर रहा है, फोर्स भी ऐसे, तो दोनों की डायरेक्शन क्या है? सेम डायरेक्शन मीन बोथ आर पैरेलल्स, और पैरेलल्स को फिजिक्स की जुबान में या ओवरऑल उसका एंगल कौन सा होता है? 0 डिग्री। तो हम लिखेंगे cos 0 डिग्री, और cos 0 डिग्री जब कैलकुलेटर पे आप लोग सॉल्व करते हैं तो आंसर क्या आता है? 1 आता है आंसर। बेटा क्या आंसर आता है? 1। तो जब आपने 1 इधर पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा? F1 इंटू डेल्टा x1। तो ये आपके पास आ गया वर्क की इक्वेशन। यहाँ तक सेम काम इधर करना है, बस फर्क क्या है? अब देखिए पानी आ रहा है बाहर और जो फोर्स लग रही है वो इनवर्ड, तो बेटा एंगल क्या हो गया? एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल को क्या बोला जाता है? 180 डिग्री। जब आप 180 डिग्री डालेंगे तो आंसर क्या आएगा? -1। तो इसके साथ क्या आ जाएगा? माइनस, और इसके साथ क्या आ गया? प्लस। अब हम लोग थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। हम कहते हैं प्रेशर क्या होता है? तो प्रेशर इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। आपने फोर्स निकालनी है तो एरिया इधर डिवाइड और इधर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। F इज इक्वल टू PA। इस F1 की जगह लिखेंगे P1 A1, F2 की जगह P2 A2। तो देखिए इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 क्या बन जाएगी? W1 इज इक्वल टू P1 A1 डेल्टा x1, W2 इज इक्वल टू माइनस P2 A2 डेल्टा x2। आगे बेटा आप देखें, अब ये है एरिया। एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। एरिया का यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वायर। और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है?
मीटर। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करो तो यूनिट क्या आता है? मीटर क्यूब। क्या आता है यूनिट? मीटर क्यूब। स्टूडेंट्स अब जब मीटर क्यूब इसका यूनिट है तो आप लोगों को याद होगा मीटर क्यूब तो वॉल्यूम का भी यूनिट है, तो यानी दोनों के यूनिट सेम है, तो इसका मतलब है वॉल्यूम इज इक्वल्स टू एरिया मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। तो हमने यहां पे क्या लिख दिया कि वॉल्यूम इज इक्वल्स टू एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो आप देखें A1 डेल्टा x1 किसके इक्वल आ गया? V1 के इक्वल। सिमिलरली A2 डेल्टा x2 इज इक्वल्स टू V2, तो वर्क किसके इक्वल आ गया? P1 V1 माइनस P2 V2। अब एक और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं जी। क्या सिंप्लीफिकेशन करती हैं? डेंसिटी। तो डेंसिटी को क्या बोला जाता है? डेंसिटी डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम या मास पर यूनिट वॉल्यूम। एक मखसूस वॉल्यूम के अंदर कितना मास है किसी चीज का, उसको क्या बोला जाएगा? डेंसिटी बोला जाएगा। तो हमने लिखा डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। इधर भी बेटा आप वॉल्यूम का फॉर्मूला जब बनाएंगे तो वॉल्यूम इधर डिवाइड और इधर जाके मल्टीप्लाई, और डेंसिटी मल्टीप्लाई होगी इधर आके डिवाइड, तो वॉल्यूम किसके इक्वल आ गया? V इज इक्वल टू m डिवाइडेड बाय रो। तो अब बेटा देखे W1 इज इक्वल टू P1 V1 की जगह M1 बाय रो, W2 इज इक्वल टू माइनस P2 इंटू M2 बाय रो। सवाल ये है कि सर रो के साथ 1 2 क्यों नहीं लगाया है? तो बेटा एक छोटी सी बात याद रखिएगा, आपने इस पाइप में से पानी डाला है, क्या दूसरी साइड से दूध निकलेगा? ऐसा तो नहीं होगा ना, जो चीज डाली गई है वही निकलेगी। तो पानी की जो डेंसिटी है वो इधर और इधर सेम रहेगी, या इधर से दूध डाला है तो इधर भी दूध की डेंसिटी क्या होगी? सेम। तो डेंसिटी सेम होती है, तो इसलिए हमने उसके साथ 1 और 2 नहीं लगाया। ये आ गया जी वर्क 1 एंड वर्क 2। अब हम क्या करेंगे? इसको पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में। W इज इक्वल्स टू, अब डेल्टा को बेशक हम रिमूव कर देते हैं, W1 P1 M1 डिवाइडेड बाय रो, P2 M2 डिवाइडेड बाय रो। उधर था प्लस, इधर माइनस क्यों आया? क्योंकि इसके साथ क्या था? माइनस, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। यहां तक कोई मसला स्टूडेंट्स? अब हम लोग आगे आएंगे। वर्क फाइंड हो गया, अब क्या निकालनी है? काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होती है? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर। तो हम क्या निकालना है? चेंज निकालना है ना, चेंज होगी काइनेटिक एनर्जी क्योंकि बॉडी मूव कर रही है। तो हम लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी सेकंड माइनस काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट, या काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। 1/2 m2 v2 का स्क्वायर माइनस 1/2 m1 v1 का स्क्वायर। सिंपल, कोई मसला नहीं, सिर्फ वर्क वाले में थोड़ी सी आपने 2-3 स्टेप्स करने थे। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? मास मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो पोटेंशियल एनर्जी 2 माइनस पोटेंशियल एनर्जी 1, m2 gh2 माइनस m1 gh1। इक्वेशन 9, इक्वेशन 8, इक्वेशन 7 तीनों रेडी हो गई हैं भाई। कहां पे पुट करनी है अब? इक्वेशन नंबर 1 में। तो देखिए बेटा, अब इक्वेशन 1 में वर्क की जगह क्या आ जाएगा? P1 M1 डिवाइडेड बाय रो 1 माइनस P2 M2 डिवाइडेड बाय रो 2, 1/2 m2 v2 का स्क्वायर माइनस 1/2 m1 v1 का स्क्वायर, m2 gh2 माइनस m1 gh1। सिंपल सा काम किया। अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ, स्टेटमेंट की तरफ। तो हमने लिखा था फ्लूइड होते हैं जी आइडियल। तो आइडियल फ्लूइड की एक कंडीशन हम लोगों ने लास्ट लेक्चर्स में पढ़ी हुई है कि आइडियल फ्लूइड का मास चेंज नहीं होता। तो हम लिखेंगे m2 और m1 दोनों किसके इक्वल हैं? m के इक्वल। अब जहां जहां पे 1 2 लिखा हुआ था मास के साथ, उस सबको क्या कर देंगे? खत्म कर देंगे, रेज कर देंगे। तो सिंपल m m m m m एंड m, सारी जगह क्या आ गया जी? m आ गया। देखिए इधर m डिवाइडेड बाय रो, m डिवाइडेड बाय रो दोनों के पास है, कॉमन ले ले, P1 माइनस P2। इधर देखिए बेटा m सबके पास है, m कॉमन आ गया, 1/2 v2 माइनस 1/2 v1 gh2 माइनस gh1। m से कैंसल आउट हो गया, m से बेटा क्या हो जाएगा? कैंसल आउट। सिंपल क्या बच गया? रो। अब ये रो इधर क्या हो रहा है? डिवाइड। इधर आगे क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई हर टर्म के साथ होगा। तो आपके पास इधर भी आ जाएगा रो v2 का स्क्वायर, रो v1 का स्क्वायर, रो gh2 माइनस रो gh1। इक्वेशन सॉल्व हो चुकी है, सिर्फ एक स्टेप रह गया। क्या स्टेप रहता है बेटा आप लोगों का? कि आपने 1 वाली को एक साइड पे, 2 वाली को एक साइड पे। देखिए P1 पहले इधर है, इधर क्या है? माइनस 1/2 v1 का स्क्वायर माइनस gh1, ये माइनस हो रहे, उधर जाके क्या हो गया? प्लस 1/2 रो v1 का स्क्वायर प्लस रो gh1। इधर देखिए माइनस P2 था, इधर आगे क्या हो गया? प्लस, दोनों साइड इक्वल आ गई। तो हम क्या कह सकेंगे? हम कहेंगे पहले वाला प्रेशर वाले प्रेशर के इक्वल है, पहले वाली आपके पास काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम दूसरे वाले के इक्वल है, पहली वाली पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम दूसरे वाले के इक्वल है। तो डायरेक्ट मींस वो क्या है? कांस्टेंट हुए ना। तो हमने लिख दिया P प्लस 1/2 रो v स्क्वायर प्लस रो gh इक्वल्स टू कांस्टेंट।
सवाल ये है सर, आपने तो लिखा था काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, लेकिन यहां पे तो कोई काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला ही नहीं मान रहा। तो स्टूडेंट्स वापस एक स्टेप बैक आए, रो किसके इक्वल होता है, मैस पर यूनिट वॉल्यूम। तो देखें यहां पे रो की जगह मैं क्या लिखूं, मैस पर यूनिट वॉल्यूम। तो m ऊपर आया 1/2 mv², क्या बना, काइनेटिक एनर्जी, और नीचे वॉल्यूम था तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। सेम इधर है, रो की जगह आएगा m/v mgh पोटेंशियल एनर्जी, और नीचे कैपिटल v रह जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये स्टूडेंट्स थी बर्नौलीज इक्वेशन, जो नहायत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने इसको अच्छे से देखना है। कोई भी मसला हो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, किसी भी वाले से किसी भी चैप्टर का, फर्स्ट ईयर फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री के, आप लोग लाजमी कमेंट्स में बताएं। इंशाल्लाह आपका वो मसला, वो प्रॉब्लम हम लोग जरूर सॉल्व करेंगे। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज, फी अमान अल्लाह।